नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणभेरिया। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणभेरिया। मैदान में जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष होगी जारी। मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना। तो चलिए टपकाते हैं पसीना और देखते हैं भारत की संविधान का जो निर्माण हुआ उसके पीछे स्टेप्स जो एक एक करके भारत के संविधान की ओर बढ़ रहा था, वह सारे रेगुलेटिंग एक्ट जो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जब 1757 की क्रांति हुई थी, उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था, अधिकार मिल गया था भारत पर व्यापार करने के लिए, राजस्व उगाही करने के लिए। तो उसी बीच में सुधार करते हुए धीरे धीरे जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कुछ कमियां हुआ, उसको सुधारने के लिए फिर 1781 में आया। फिर विभिन्न समय समय पर जो सुधार होती थी, जो मांग होता था, उसके अनुसार मांग को पूरा करने के लिए समय समय पर जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया या संशोधन आया, कुछ भी हर एक समय आता रहा। उन्हीं संशोधनों को या उसी एक्ट को मैं लेकर के भी उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए अंतिम तक आपको देख लेना होगा। मिलते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या कहता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी विशेषता, इसमें क्या हुआ कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य, ये दोनों को सेपरेट कर दिया। पहले एक साथ होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको अलग कर दिया गया। तो चलिए आगे अगला देखते हैं। पहला पॉइंट था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग किया गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहीं से शुरू होता है दोहरे प्रशासन चलाने के तरीके। प्रशासन जो शुरू हुआ वो दो तरीके से शुरू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरे प्रशासन। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि वह रेगुलेटिंग एक्ट बताइए जब सबसे पहले भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत की। तो दोहरे प्रशासन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत। इसमें क्या हुआ था, तो दोहरे मतलब दो होगा, तो दो है, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, जिसके काम थे व्यापारिक मामले, मतलब व्यापार से संबंधित जो भी मैटर होता था, जो भी समस्या होता था, उन सारी समस्याओं को इसमें देखा जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके समस्या को समाधान करते थे। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात भारत में जो भी राजनीतिक मामले आते थे, तो वहां पे इंग्लैंड में बैठी हुई जो राजतंत्र थी, राजा थे, और वे लोग क्या करते थे, उनके मामलों को वहां तो देख नहीं पाता था, उनके लिए कमेटी बनाया गया था, जिस कमेटी को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका मुख्य कार्य क्या था, राजनीतिक मामले। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा है। अगला है नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो नियंत्रण बोर्ड थे, दो बोर्ड है, एक व्यापारिक मामले के और एक राजनीतिक मामले के। तो इनको क्या शक्ति मिला था, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक को सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण या नियंत्रण करे। मतलब उस क्षेत्र में जहां पे अंग्रेजों की शासन था, उस क्षेत्र को जहां पे अंग्रेजों का नियंत्रण था, अर्थात भारत का वह प्रांत जहां पे अंग्रेज नियंत्रित कर रहे थे भारतीयों को या भारत के स्थल को, सभी प्रकार के पर नियंत्रण था उनका। तो उनके वहां पे जो स्थित नागरिक थे या सैन्य सरकार, राजस्व गतिविधियां थी, इन पर नियंत्रण करने का काम यही करता था। इस या कंपनी का ये रेगुलेटिंग एक्ट में ये नियम जोड़ा गया था। इसकी महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र था। भारत का जो अधीन क्षेत्र था वह अब नाम से क्या जाने लगा कि अब उसे कहेंगे ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र। भारत
कंपनी के अधीन का क्षेत्र अब ब्रिटिश अधिपति का क्षेत्र कहा गया। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कंपनी के कार्यों का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी जो कार्य है, उसके प्रशासन है, इसकी सब देखभाल कौन कर रहा था? उसके बाद नियंत्रण किसका हाथों में चला गया था? तो ब्रिटिश सरकार के पास। वो सरकार देखती कि क्या कर रहा है, कितना राजस्व इकट्ठा कर रहा है, वो राजस्व क्या कर रहा है, कितना व्यापार कर रहा है, कहाँ तक व्यापार कर रहा है, कौन कौन सी चीजों का व्यापार कर रहा है, सारे चीजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की देख रेख करती थी ब्रिटिश सरकार। तो नियंत्रण करने का काम ब्रिटिश सरकार का आ गया था। तो ये था इसकी 1784 की पीट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 2 बताया था। तीसरा यह था। और ये जो चल रहे हैं कंपनी के शासन के अधीन 2 बांटा जाता है, एक कंपनी के शासन और ब्रिटिश क्राउन के शासन। तो 1773 से 1858 तक के जो अधीन है वह जितने भी एक्ट आएंगे सब आएगा उसको बोलेंगे कंपनी के शासन के अधीन। लेकिन जब 1858 के बाद और 1947 तक जो आएगा उसको बोलेंगे उसको बोलते हैं क्राउन या राजा के हाथों का। तो चलिए अगले चलते हैं। 1786 के अधीन एक्ट ऑफ 1786 इसको कहा जाता है। 1786 का अधिनियम, उससे किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ 1786। हुआ क्या था कि इस समय 1786 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्हें कहा गया कि क्या आप बंगाल के गवर्नर जनरल बनोगे? तो बोला क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन मेरे कुछ शर्त है। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो बोला मैं तो सीट ले लूंगा, आपकी इस बातों को मानूंगा, लेकिन कुछ मेरी भी शर्त है, वो शर्त आपको मानना पड़ेगा। तो ये इसमें मुख्य बात है, इस एक्ट में यही बातें कहा गया है। क्या बात था भाई? उसने क्या कहा था? इसने कहा था कि कुछ विशेष मामले होंगे तो काउंसिल का जो निर्णय आएगा, मतलब जो सभा का निर्णय आएगा उस सभा को मैं नहीं मान सकूंगा, ना मानने का अधिकार मुझे मिले। कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाएगी, अब काउंसिल कहेगी, सभा कहेगी कि आपको यही काम करना है, तो उस स्थिति में मैं कहूंगा नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये दूसरा काम करूंगा। तो ये बोला गया। और दूसरा था, उसने कहा कि चलिए ठीक है, वहां मान लिएगा पहला शर्त। तो दूसरा शर्त क्या है कि वह कहा, उसने कहा कि उसे सेनापति भी बने रहना चाहिए पद पर। सेनापति के पद का जो है अर्थात उसको कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। सेनापति ऑलरेडी था वह, उसे कहा गया कि आप भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाओ। तो बोला बन जाऊंगा। तो 2 शर्त रखा कि मेरे कुछ शर्त रहेंगे, आपके जो कुछ बातें हैं उसको काट दूंगा, मतलब सभा के निर्णय को काटा जा सकता है। दूसरा कि मुझे सेनापति के पद भी मिलना चाहिए, और सेनापति को क्या कहा जाता था? कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। इसने कहा बंगाल के गवर्नर के अलावा यह भी इसे चाहिए था। तो दोनों शर्त मान लिया गया, अंततः कॉर्नवालिस बन गए। उसके बाद फिर आया अगला 1793 का चार्टर कानून। 1793 का मुख्य क्या था कि जो 1786 में कानून या प्रावधान मिला था, मतलब ये शर्त 2 शर्त था, ये दोनों शर्तों को इसमें जोड़ा गया। 1793 का चार्टर कानून में उनको जोड़ा गया, ऐड किया गया। चलिए देखते क्या था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई शक्तियां, क्या क्या 2 शक्ति थी भाई? काउंसिल के निर्णय को वो नहीं भी मान सकता था, उसमें काउंसिल कुछ नहीं उसके ऊपर दबाव डाल सकते थे, एक ये था। तो वही शक्तियों को क्या किया गया? भविष्य में दी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई जो शक्तियां थी उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों या सभी प्रेसिडेंसियों पर लागू कर देगा। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जितने भी आएंगे गवर्नर जनरल, वह सभी पे ऊपर वाले नियम लागू होंगे। मतलब सभा का या काउंसिल की बात को ये अवहेलना कर सकता था, नहीं मानेगा तो कोई दिक्कत ही, इसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये था, ये सभी गवर्नर जनरल पर लागू हो गया भविष्य के लिए। अगला है
गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल था, को सभी प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति कर देगा। जैसे 3 मुख्यतः प्रेसिडेंसी था, एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। यही पहले क्या कहा गया, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, इन बंगाल के पर शासन तो करेगा ही, उसके अलावा बम्बई पर भी उसका देख रेख रहेगा और मद्रास पर भी रहेगा। तो वही यहाँ है कि गवर्नर जनरल के सभी प्रेसिडेंसियों को जो सरकार चला रही थी उसका नियंत्रण में कर दिया गया। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि गवर्नर जनरल सर्वोपरि हो गया। अब तीनों प्रेसिडेंसी का हेड कौन हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। भारत को पर व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। भारत पर जो व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार मिला था वह 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। लो भाई तुम अच्छा काम करो, 20 वर्ष और काम करो। और कमांडर इन चीफ कौन था, वही सेनापति, जो मेन हेड था, सेनाओं का हेड, उसे कमांडर इन चीफ कहा गया। कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य की अनिवार्यता समाप्त। मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, सभा थी, उसमें अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अगर रखना चाहते तो रखिए, नहीं तो समाप्त। अगला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, वही कंट्रोल जो राजनीतिक मामले थे, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारी, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, कर्मचारी थे, मतलब जितने भी व्यक्ति वहां काम करते थे उसके अधीन, उनको क्या किया कहा गया कि अब यहाँ से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार जो है वह पैसा नहीं देगी, वेतन नहीं देगी। तो वेतन का भुगतान कहाँ से होगा, भारतीय राजस्व से। जो भारत से आपको टैक्स मिलता है, जो लगान मिलती है, उसी लगान से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे कर्मचारियों को, सारे पदाधिकारियों को क्या करना है, वेतन देना है, नगद देना था। तो ये इसकी थी महत्वपूर्ण बातें 1793 का चार्टर कानून। चलिए आगे चलते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 में क्या मुख्य बातें हुआ था इसको देखते हैं। कंपनी के अधीन जो कंपनी का अधिकार था भारत पर 20 वर्षों को बढ़ा दिया गया था, उसको 1813 के बाद क्या किया, अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन यहाँ तो ठीक है कि व्यापार करना उतना सब मिल गया, लेकिन यहाँ एक समस्या उसके साथ क्या हो गया कि कंपनी के भारत के साथ एक अधिकार छीन लिया गया। आपका अधिकार तो मिल गया, चलो भाई 20 वर्ष और बढ़ा दूं मैं, आपकी बातों को मैं मान लेता हूँ। लेकिन क्या है कि भारत पर एकाधिकार अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है, अनेक दूसरी कंपनियां भी अगर कोई चाहे, ब्रिटिश लोग अगर चाहे, ब्रिटिश नागरिक चाहे, तो वो कंपनी बना करके यहाँ पे आकर के व्यापार कर सकते हैं, अपना काम चला। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है उस तरह ये भी कर सकता था, व्यापार कर सकता था, लगान वसूल कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। तो एकाधिकार छीन लिया गया। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया, तुरंत दिमाग लगाया गया कि कहा कि बाबू टेंशन ना लो, चीन और पूर्वी देश, जो चीन है और पूर्वी देशों के साथ व्यापार को जारी रहेगा, 20 वर्षों तक जारी रहा। तो आगे बढ़ा दिया गया कि चलो तुमको 20 वर्षों तक वहां और अधिकार रहेगा चीन और पूर्वी देशों पर, लेकिन भारत पर अधिकार समाप्त, एकाधिकार समाप्त। एकाधिकार करने का मतलब है कि भारत पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन चलाती थी, लगान वसूलती थी। अब वहां पे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य भी कोई आ सकता था और व्यापार कर सकता था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी उसका विरोध नहीं करेगा, ऐसा ब्रिटिश सरकार का कहना था। तो नाराज ना हो उसके लिए चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। चाय का व्यापार होता था, चीन के साथ मुख्यतः चाय का व्यापार होता था। यहाँ से अफीम लगाया जाता था, वहां से चाय सब लाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। कुछ सीमाओं के अधीन, कुछ सीमा को कुछ लिमिटेशन रहा, शर्त रखा गया, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। वही मैंने पहले बताया आपको कि कुछ सीमा रखा गया, कुछ रखा गया कि शर्त कि इतने अधीन, इसके अधीन ही आप काम कर सकते हो। तो कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। कौन सा,
1813 का चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार खोल दिया गया। ईसाई पादरियों को यहाँ पे एक जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वाली बात जरूर ध्यान रखना, क्या कि ईसाई पादरी मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को या ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया, भारत आने की छूट दे दी, क्या आप भारत जा सकते हो। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ कि वह कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके तहत ईसाई पादरियों ईसाई मिशनरियों को भारत आने का इजाजत था। इससे पूर्व नहीं था, इससे पूर्व कोई भी मिशनरी या कोई भी ईसाई पादरी नहीं आ पाते थे, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया ठीक है आप जा सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो इसके बाद भारत में ईसाई लोगों की प्रवेश होता है। आगे है भारत के ब्रिटिश इलाकों में बशिंदे, मतलब भारत के जो बशिंदे हैं, तो भारत के ब्रिटिश इलाकों में बशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार। अब शुरू होता है खेला, यहाँ से शुरू हुआ पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, अर्थात भारतीय शिक्षा को थोड़ा धीरे धीरे कम किया जाएगा, उसको गिराने की कोशिश किया जाएगा और उसका प्रचार ऐसा किया जाएगा कि पश्चिमी जो शिक्षा है मतलब अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था जो है वह अच्छी है। अब भारत में कहाँ शुरू हुआ, वह ब्रिटिश इलाका जहाँ अंग्रेज लोग रहते थे उसके आसपास गांव होगा, कोई छोटा सा कस्बा होगा, तो वहाँ पे ही शुरू हुआ था इसका प्रचार प्रसार। ये दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा। ईसाई मिशनरी कब किस एक्ट के तहत आए और भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। मतलब 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था वह क्या किया, वह कहा यहाँ की भारत में कंपनी जो है मतलब जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है वह किसके अधीन है, तो वह है ब्रिटेन के राजा के अधीन है। अर्थात उस पर किसका नियंत्रण है, तो ब्रिटेन के राजा का नियंत्रण है। इंग्लैंड के जो राजा थे उसमें उसके अधीन था। वह कौन क्या चीज अधीन था, तो भारत का वह क्षेत्र जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन चला रही थी, तो वो इसके अधीन कर दिया गया था। आगे 1813 के चार्टर अधिनियम में कुछ और बातें थी कि इस कानून द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को, भारत की स्थानीय सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी उसको व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकृत कर देगा। मतलब अब यहाँ पे कहा गया कि आप व्यक्तियों पर कर लगाइए और कर लगाइए, कर अगर नहीं देता है तो क्या कीजिए, दंड की भी व्यवस्था किया गया। अगर बोला गया बाबू तुम दंड नहीं चाहते हो तो अब तुम्हारे ऊपर जो कर लगा हुआ है उसको टैक्स को भरो, टैक्स नहीं भरोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो उस समय कई प्रकार के दंड होते थे, जैसे कोड़ा मारा जाता था, अगर जमीन की बात होती तो जमीन छीन लिया जाता था, बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो अब आपका काम बच गया, मैंने तो आपको पढ़ा दिया। आपका काम क्या है कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।